देखो आप लोग जिसे झटका कहते हो, जर्क, वो जर्क होता है वैसे DA/dt। ठीक है, बट ये आपके सिलेबस में है ही नहीं, ये तो बात ही नहीं करते। ठीक है, ये एक्चुअली में आपने अक्सर सुना भी होगा, बोलने में की भाषा में लोग यूज करते हैं, जर्किंग है, सड़कों पे जर्किंग है। जर्किंग मतलब वो जर्किंग होता ही है, एक्सेलेरेशन में सडन चेंज जो आता है ना, उसकी वजह से हमें एक झटका फील होता है। ठीक है, उसको जर्क कहते हैं। बट ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसकी बात खत्म। मैंने आपसे पूछा इम्पल्स क्या होता है, डिनोटेड बाय जे। इम्पल्स क्या होता है? ठीक है, क्या चेंज आता है? अच्छा, अपन ने न्यूटन के सेकंड लॉ से फोर्स डिफाइन किया था, फोर्स क्या था? dp/dt था। इसको मैं F/dt = dp बोल सकता हूँ। अपन ने यहीं पे बोला था F एक्सटर्नल क्या होता है बच्चों। जनरली अपन ने क्या बात की थी, अगर ये जीरो होता है तो मोमेंटम कंजर्व, बट अगर ये जीरो ना हो तो ये एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ मैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। ये dp क्या है? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम को ही एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो मोमेंटम में चेंज आता है, दैट मोमेंट, चेंज इन मोमेंटम। पर थोड़ा समझ लेता। अच्छा, आज 8 बजे से फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास है आप लोगों की। पूछ लो क्या। बताओ हाजमोला, बताओ क्या बता रहे थे। जीवन में है ही बस ये। चलो, तो क्या इसकी एनोलॉजी से आप लोग मुझे ये बता सकते हो कि एंगुलर इम्पल्स क्या होगा? तो क्या मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ J = इंटीग्रेशन ऑफ टाउ dt। और बच्चों ये J कौन सा है? एंगुलर या रोटेशनल, जो भी बोलना है, हो गया। ये एंगुलर इम्पल्स। एंगुलर इम्पल्स में कब चेंज आएगा? एंगुलर मोमेंटम में अगर एक्सटर्नल टॉर्क की वजह से चेंज आए तो दैट चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज नोन एंगुलर। क्या इतनी सी बात समझ आई? ये कहानी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी इंपॉर्टेंट अपने लिए कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, आप दोनों में से कुछ भी अप्लाई करो, आपके आंसर आएंगे। तो अगर आप लोगों को मैं बेटर सजेशन करूं कि अगर आप लोगों की कमांड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे बैठ चुकी है तो इस पर बहुत ज़्यादा दिमाग ना लगाएं। ठीक है, ठीक। लेकिन इच्छा है कि नहीं सर बताओ, हमको तो पढ़ना, हमने पूरी फीस दी। चलो अब नोट कर लो इसको। अच्छा, डेफिनेशन जरूर नोट करना। क्या बताया था मैंने? ड्यू टू एक्सटर्नल टॉर्क, और वैसे लीनियर मोमेंट। हाँ, एक बहुत डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है मेरे पास, वो कर लेते हैं। वो टेस्टी होता है। ग्रेविटेशन कब होगा स्टार्ट या खत्म? स्टार्ट आज। हाँ, ये तो चल ही रहा है अभी। इसके बाद ग्रेविटेशन का बस, जैसे रोटेशन थोड़ा सा स्टार्ट हुआ था ना पहले, वैसे आज थोड़ा सा ग्रेविटेशन स्टार्ट। मैंने कुछ यूट्यूब से देख के आने के लिए बोला था आप लोगों को, कहीं से भी, गूगल से, यूट्यूब से, जो भी। मैंने पूछा था न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ क्या होता है।
ये तो मैंने ही बता दिया था। मैंने बताया था यहीं से थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी निकल के। एक्चुअली में इसको जो एक्सप्लेन करते हैं ना अपन, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है कि हमारे यूनिवर्स में एक्सपेंडिंग यूनिवर्स और स्टैंडिंग यूनिवर्स, जो भी चीज़ें हैं ना, सारी चीज़ों का कंसेप्ट यहीं से निकल के आता है। और आप लोगों ने शायद एक चीज़ कभी सुनी हो, अगर कभी आइंस्टाइन के बारे में पढ़ा हो तो पढ़ा होगा, कि उसकी लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक उसने बोला था लैम्डा। सुना है? नहीं सुना, फिर बात खत्म कर। उसने लैम्डा की वैल्यू एक्चुअली में कैलकुलेट की थी यूनिवर्स के लिए, और उसको लगा था कि मेरी लाइफ की सबसे बिगेस्ट मिस्टेक, नहीं वेवलेंथ नहीं थी वो, लैम्डा कॉफिशिएंट था एक, कॉफिशिएंट कैलकुलेट किया था इन्होंने, उनको लगा था ये मैंने बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि सेंसलेस चीज़। बट बाद में वही चीज़ उनकी लाइफ की सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़, वो करेक्ट था। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का फॉर्मूला नहीं बोल रहा, तो एनर्जी, इसके अलावा भी उन्होंने बहुत कुछ कैलकुलेट किया। एनर्जी कैलकुलेशन तो उनकी एक छोटा सा पार्ट है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आपको पता है ना उनकी लाइफ के रिसर्च जितने भी टोटल थे, उसका 4 से 5% भी टोटल एक्सप्लोर नहीं कर पाए अभी तक। और क्या, समझ ही नहीं आता, समझ ही नहीं आता। अगर हो जाता वो कुछ दिन और जिंदा रहता तो शायद आप लोगों को फिजिक्स में कुछ चैप्टर्स कम पढ़ने पड़ते। लास्ट टाइम पे वो इंडिया के साइंटिस्ट बोस के साथ काम कर रहे थे ऑन द कंबाइंड फील्ड। जो आप लोग अभी इसमें एक चैप्टर पढ़ोगे पहली बार, ग्रेविटेशन, फिर 12th में पढ़ोगे 2 चैप्टर स्टार्टिंग के इलेक्ट्रिक, सॉरी, इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में, फिर उसका अगला पढ़ोगे आप मैग्नेटिज्म के बारे में। इस सारे के सारे फील्ड फोर्स जितने भी है ना, ये सारा एक ही चैप्टर होता। तो कंबाइंड फील्ड पे काम कर रहे थे, अब आपको सब अलग अलग। ग्रेविटेशन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, इसलिए क्योंकि 12th में ये सेम कंसेप्ट वापस आएंगे, बस ग्रेविटेशन का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, उसकी जगह कुछ और आ जाएगा, सेम कंसेप्ट वापस रिपीट। तो मतलब ये मान लो कि आपका लगभग ये 12th क्लास का 15 से 20 मार्क्स का कंटेंट है ग्रेविटेशन में, ज़्यादा ही मान लो। इसको थोड़ा सा ध्यान से, जेई में तो आएगा वो अलग है। जेई के लिए तो मैंने कहा ना कि आप जेई में ग्रेविटेशन के क्वेश्चन आपको ग्रेविटेशन से करने ही नहीं होते, रोटेशन लगता, सारे कंसेप्ट रोटेशन के लगते। हाँ, ग्रेविटेशन का कंसेप्ट नहीं लगता, जितने भी थ्योरम्स प्रूव होगी सारी रोटेशन से हो। इसकी बात अभी करते हैं अपन थोड़ी देर रुक कर, ठीक है। अ यूनिफॉर्म रिजिड रॉड ऑफ मास m, ये क्वेश्चन कर लेते हैं फिर ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे, फिर बात करेंगे। अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m, लेंथ l, is placed on a smooth horizontal surface. Question number 4.56. Smooth horizontal surface. An impulse j is given at a point p is given होना चाहिए था, given at a point p which is at distance h from center of mass of the rod. Find velocity of center of mass. hmm? h distance from the center of mass, सेंटर ऑफ मास से h डिस्टेंस, ठीक है। फाइंड, पार्ट ए है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेकंड है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड। फालतू सा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी निपटाओ।
बच्चों आप लोगों ने रोटेशन थोड़ा भी किया? अंशी और सुहानी बच्चों, एम शर्मा, एटलीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कर लोगे ना आप, वो एक स्टेबल पोजीशन पर। कुछ भी जितने भी कंसेप्ट आएंगे कुछ नहीं आएगा। और बाकी सबका क्या चल रहा है? आप लोग तो साथ के साथ हो, मुझे पता है। रेस्ट में था। देखो अभी उसने जे बोला है, जे कौन सा दिया आपको? इम्पल्स दिया हुआ है उसने, लीनियर इम्पल्स है मतलब। अगर वो एंगुलर देता तो एंगुलर बोल के देता वो। लीनियर इम्पल्स दिया हुआ है उसने जे। एंगुलर देता तो एंगुलर वर्ड यूज करता। तो जे इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? चेंज इन मोमेंटम। तो निकालो, सेंटर ऑफ मास का इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल कैलकुलेट कर लो, जे बाय एम। क्यों? ओरिजन, ओरिजन का क्यों दिमाग लगा रहे हो? ओरिजन लगाओगे फालतू में कैलकुलेशन। ओरिजन मत लगाओ। तुम डायरेक्टली सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस एच मानो ना, L/2 ले क्यों रहे हो? डायरेक्ट एच मानो। बिल्कुल। सॉल्व कर। चलो इधर ध्यान दो। ये मान लिया रॉड था, यहाँ पर है इसका सेंटर ऑफ मास, यहाँ पर कहीं पे पॉइंट पी है मेरा, इसकी डिस्टेंस कितनी दे रखी है? एच, सेंटर ऑफ मास। ठीक है। यहाँ पर अपन ने एक फोर्स अप्लाई किया था, यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया एफ। ये बोला था फोर्स नहीं, ये बोला था जर्क नहीं यार। जर्क तुम्हारे सिलेबस में ही नहीं है। इम्पल्स, जबरदस्ती जर्क लगा रहे हो। ठीक है। तो बच्चों ये बताओ, इम्पल्स क्या होता है? जे इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम होता है। लीनियर था कि किसने एंगुलर वर्ड यूज किया ही नहीं, तो मतलब लीनियर रहा होगा। और मोमेंटम में चेंज कितना होगा? मास इंटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी 0 था, यानी यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आ गया बच्चों? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जे अपॉन एम इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेंटर। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट करें। अच्छा ये बताओ, ये जब ये अटैक करेगा तो इसके एंगुलर मोमेंटम में भी तो चेंज होगा, होगा। और चेंज इन एंगुलर मोमेंटम कितना होता है? पार्ट बी, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम कितना होता है? टॉर्क के बराबर होता है। सोच लो आराम से। अच्छा एक बात बताओ, इम्पल्स और एंगुलर इम्पल्स में कोई रिलेशन हो सकता है? क्या हो सकता है? आर से मल्टीप्लाई कर दूं? यहाँ पर आर की जगह क्या है मेरे पास? एच। क्या मैं इसको एच इंटू जे भी तो लिख सकता हूँ? बोलो। इम्पल्स और एंगुलर इम्पल्स में सेम ही तो डिफरेंस है। वही जो मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम में डिफरेंस होता है, वही फोर्स और जो मोमेंट ऑफ फोर्स में होता है। क्यों? इम्पल्स है वो तो खुद ही चेंज है। पल्स में कैसे चेंज होगे? खुद ही चेंज क्वांटिटी है ना। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम में चेंज को कैसे लिख सकते हैं अपन? आई ओमेगा फाइनल का इसका आई ओमेगा फाइनल माइनस आई ओमेगा इनिशियल, ये लिखेंगे। लिख दो, आई ओमेगा फाइनल माइनस आई ओमेगा इनिशियल इज इक्वल टू एच इंटू ये दोनों तो गिवन। अच्छा ये बताओ, इनिशियली क्या रॉड रोटेट कर रहा था? नहीं कर रहा था। इनिशियली एंगुलर वेलोसिटी थी। फाइनल पूछी है उसने अपन से। अच्छा आई की वैल्यू क्या रख सकते हैं रॉड के सेंटर ऑफ मास के लिए?
ml²/12 इंटू ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू h इंटू जे। सॉल्व कर लो इसको सारी गिवन। ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू h जे 12 h j अपॉन ml। ठीक है, इसको वैसे एज अ फॉर्मूला याद करवाते हैं। ये h इंटू जे जो है ना, फोर्स इंटू लेंथ ऑफ द लीवर आर्म करके ऐसा फॉर्मूला दे भी रखा, बट मैं बोलूँगा याद करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद रखना। जैसे r क्रॉस f निकालते थे वैसे डायरेक्ट। ठीक है, डिस्टेंस से मल्टी। अब जो अपन चैप्टर पढ़ने वाले, ये चैप्टर आपने पहले 9th क्लास में पढ़ा हुआ है सब लोग, है ना? सबको याद होगा कैपलर लॉ क्या था। चैप्टर का नाम डालो, चैप्टर का नाम डालो ग्रेविटेशनल मोशन, सॉरी ग्रेविटेशन। मोशन मोशन में दिमाग चल रहा है ना। ध्यान रखना ये पहला चैप्टर है आप लोगों का फिजिक्स में जिसमें आप पहली बार फील्ड पढ़ने वाले हो। अभी तक सब जगह फोर्स फोर्स पढ़े थे आपने, पहली बार फील्ड। फील्ड इज ऑल्सो फोर्स बट दिस दैट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मैंने लॉज ऑफ मोशन में बताया था, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज नोन एज फील्ड। दोनों सेम चीज है, बस अपन ने कॉन्टैक्ट फोर्स को फोर्स बोल दिया, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को फील्ड बोल दिया। आज तक आप सारे कॉन्टैक्ट फोर्सेस पढ़ते हुए आ रहे थे, पहली बार नॉन कॉन्टैक्ट पढ़ो, नॉन कॉन्टैक्ट पढ़ो। ठीक है, फील्ड। तो फील्ड के एक पार्ट तो अपना 11th में आता है और दो पार्ट 12th में आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड 12th में आएगा। ठीक है, टोटल 4 चैप्टर 12th में। सबसे पहले बेसिक बात करें, न्यूटन बाबा के सर पे सेब गिरा है, आज पेड़ ही गिर गया होता। एक्चुअली मैं आप लोगों को अभी बता ही देता हूँ कि अभी 3 महीने पहले ही एक रिसर्च पेपर पब्लिश की वहीं पे ब्रिटेन में, और जिसने बताया कि न्यूटन ने सारी थ्योरी की बाय द एंज को प्रूव भी कर दिया। और बाकायदा उसने सोचो हिंद संस्कृत नाम गुरुत्वाकर्षण से बनाया था, ग्रेविटेशन। हाँ पूरा पूरा। हाँ वहीं पे, सॉरी मैं एग्जैक्टली प्लेस नहीं बता पाऊंगा, शायद शायद ऑक्सफोर्ड का ही है, शायद ऑक्सफोर्ड में रिसर्च पेपर पब्लिश। ये न्यूटन ने कंप्लीटली तीनों लॉज भी चोरी किए थे। नहीं वहीं का बंदा है, इंडियन नहीं था, वहीं का। ऐसे बहुत सारे साइंटिस्टों के साथ हुआ है, मार्कोनी के साथ हुआ था, उसके तो सामने के सामने पोपट हो गई थी। मार्कोनी आपको पता होगा, फादर ऑफ रेडियो वेव्स, और उसी को बोलते हैं सब। नहीं टेस्ला की नहीं चुराई, बोस की चुराई, सत्यनारायण बोस। उनकी रेड डायरी इंडिया से हत्या हो गई थी, आप लोगों को पता। उनकी रेड डायरी उन्होंने बना रखी थी जिसमें नोट, तो रेडियो वेव्स पे जितनी भी डिस्कवरी थी ना, उसका तो वहीं पे जहाँ पर उसने अपना रिसर्च पेपर पब्लिश किया था ना, वहीं पे उसका पोपट कर दिया था मार्कोनी। हाँ हाँ वहीं, वही ये पूरा चुराया हुआ है आपका। हाँ बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो बोलते हो ना, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, वही है वो। और आपको ये भी पता होगा, वैसे मैंने शायद बताया है कि सबसे फाइनेस्ट पार्टिकल को नाम क्या देते हैं, एटम का जो सबसे फाइनेस्ट पार्टिकल होगा उसको क्या नाम देते हैं? हिग्स बोसोन। में बोसोन नाम कहाँ से आया? वो बोस के नाम पे ही है बोसोन। गॉड पार्टिकल जिसे कहते हैं, गॉड पार्टिकल्स भी इसी का नाम है, हिग्स बोसोन। इसके दोनों नाम है, गॉड पार्टिकल्स भी इसी को कहते हैं और हिग्स बोसोन भी इसी को कहते हैं। और इससे पहले एक और वर्ड यूज होता है, क्वार्क्स। क्वार्क्स। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा अपन इस टॉपिक पे बढ़ते हैं, ग्रेविटेशन पे। हाँ जैसे, अरे नहीं वो क्वार्क घड़ी वाला क्वार्क मत समझना। नहीं नहीं, उस एलिमेंट को, फंडामेंटल एलिमेंट को क्वार्क्स कहते हैं। वो तुम लोग वो सब समझ रहे हो, वो क्वार्क्स अलग है, ये क्वार्क्स अलग है। हाँ
बिल्कुल 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 सही कह रहे हो। पत्थर से नहीं बनते, ये एक अलग ही चीज़ है, एलिमेंट ही है। अच्छा मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ ना, कहानी खत्म। देखो ग्रेविटेशन स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ, ये बिग बैंग थ्योरी क्या थी। पता है सब चीज़? चलो बहुत अच्छी बात है अगर पता है तो। सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी? तो बिग बैंग थ्योरी दी थी भैया जॉर्ज लेमन तेरे नाम था उसका। और जॉर्ज लेमन तेरे, ही वॉज द फादर ऑफ अ चर्च, ये चर्च के फादर भी थे। हाँ, तो चलो इनकी थ्योरी से शुरू करते हैं। चलो, तो देखो क्या माना गया, सबसे पहले माना गया कि पूरी यूनिवर्स जो थी वो सारी एक ही पॉइंट पर एग्जिस्ट करती थी, जिसको अपन बोलते थे पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी। एक ही पॉइंट पर एग्जिस्ट करते थे, यहाँ पर सडनली एक एक्सप्लोजन हुआ, हैवी मास गैसे जो भी मानना तुम लोग मानते रहो, मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते इस एक्सप्लोजन की वजह से ये चीज़ चारों तरफ बिखरी, इसके पार्टिकल। ठीक है, तो मैं सिर्फ एक साइड लेकर चल रहा हूँ। एक साइड में क्या हो, यहाँ से जैसे ही पार्टिकल्स निकले आगे बढ़े, ठीक है आगे की तरफ बढ़ रहे थे, तो जब मान लो 1 बिलियन ईयर्स निकल गया, 1 बिलियन ईयर्स पास हो गए, ये टाइम बना रहा हूँ मैं इधर, टाइम 1 बिलियन ईयर निकल गया, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर, अभी तक कोई, सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है लगभग 4 to 5 बिलियन ईयर्स के आसपास। यहाँ पर पहली बार एनर्जी से मास में कन्वर्जन स्टार्ट हुआ। तब जानते हो रिलेशन कौन सा, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। सबसे पहला कौन सा, सबसे पहले बने क्वार्क्स, उनसे बने गॉड पार्टिकल्स, उनसे धीरे धीरे फॉर्म हुए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, हिग्स बोसॉन, जितने भी पार्टिकल्स हैं सब, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, सब वहीं से धीरे धीरे बनने शुरू हुए। चार्ज बच्चे फिर उसकी कहानी अलग चली जाएगी, अगर चार्ज बताऊँ वो कहानी छोड़, ठीक है, वो सेम पार्टिकल्स में से डिटैच हुए हैं। जैसे अगर मैं इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की टक्कर करवा दूँ, मैटर एंड एंटी मैटर का आ जाता है वहाँ, बात ही मत, ठीक है। आपको पता होगा एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अर्थ पे 2012 में, पे रोक लगा दी गई थी, बिग बैंग के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और वहाँ पर जिसमें सबसे बड़ी मशीन अर्थ के नीचे रखी गई है आज तक के, हाइड्रोजन कोलाइडर, सबसे बड़ी मशीन आज तक की जो बनी हुई है वो अर्थ के नीचे वही वाली रखी हुई, बट उस एक्सपेरिमेंट पे बाद में रोक लगा दी गई थी। रीज़न था कि वो ब्लैक होल फॉर्मेशन कर सकता था इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की टक्कर की वजह से, उस पर रोक लगा दी गई थी। एंटी मैटर होता है इलेक्ट्रॉन का, दुनिया का सबसे महंगा पार्टिकल है, दुनिया का सबसे महंगा पार्टिकल है पॉजिट्रॉन। खरीद के नहीं लानी, वो जिनके पास है वो, क्या। अच्छा चलो फिर, अगर और भी ज़्यादा इच्छा है तो और भी चीज़ें बता देता हूँ। केमिस्ट्री में बहुत सारे एलिमेंट्स पढ़े हैं, ये एलिमेंट्स पूरे यूनिवर्स का 0.03% है। इसके अलावा एलिमेंट्स पूरे यूनिवर्स का 0, इतना सा है बस, और वो भी वो है जो मास, ठीक है। चलो खैर मैं वापस आता हूँ। अब यहाँ पर वापस गैसेस का फॉर्मेशन शुरू हुआ, गैस में आप लोगों को पता है सबसे पहले हाइड्रोजन बना, ठीक है। कई साइंटिस्टों का, दो तरह के साइंटिस्ट आते हैं, एक तरफ बोलते हैं हाइड्रोजन फॉर्म हुआ था, दूसरे साइंटिस्टों का ग्रुप बोलता है कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है, तो कार्बन नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं, ठीक है, और एक बोलता है कि हाइड्रोजन, तो अपन हाइड्रोजन हीलियम को लेकर चलते हैं। यहाँ पर उस हाइड्रोजन से बनने शुरू, अब हाइड्रोजन बहुत सारे गैसेस, हाइड्रोजन ये आपस में धीरे धीरे एक दूसरे के पास आने लगे, जब पास आए ग्रेविटेशन की वजह से एक बहुत बड़ा गैस जाइंट फॉर्म होना शुरू, उस गैस जाइंट को बोला गया था नेबुला, ठीक है। तो हाँ गैस जाइंट्स फॉर्म, और ये गैस जॉइंट्स बहुत सारे, तब ये मान लो कि मैं डॉट 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 से भर दूं, ठीक। फिर अब ये गैस जाइंट भी एक दूसरे के जो ज़्यादा पास में थे वो ग्रेविटी से, आपको पता होगा ग्रेविटी का एक रूल होता है, अगर कोई बड़ा मास पार्टिकल है उसके पास छोटा मास पार्टिकल रहेगा तो वो इसके आसपास होगा, और अगर दोनों मास पार्टिकल बराबर के हैं तो दोनों एक दूसरे के अबाउट घूमना शुरू कर देते, दोनों घूमना शुरू कर देते हैं,
ठीक है, तो ऐसा ही कुछ यहाँ भी होगा। यहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारे मास पार्टिकल्स एक जगह पर आसपास आ गए, और इसी को फर्दर आप लोगों ने एक नाम दिया गैलेक्सी। इसमें से एक पार्टिकल को आपने नाम दिया गैलेक्सी। ठीक है, इसके आगे और अरे ये छोटे छोटे जो ग्रुप बोला है ना आपने, इसको एक एक गैलेक्सी बोला, ये हर तरफ है। ठीक है, मैंने सिर्फ एक तरफ की साइकिल ली है। और इसके एक्सप्लोजन के लगभग 13.5 बिलियन ईयर्स जब निकल गए, तब जाके पहली बार एक इस गैलेक्सी पर जाकर कहीं पे अर्थ बनी। ये कब बना है? 13.6 ईयर्स निकल। कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक आसान सी बात है। ठीक है, हाँ हाँ, कितने साल हो गए। सोचो हम लोग भी बिग बैंग का पार्ट हुआ करते थे। हमारे अंदर जो भी मैटर है वो मैटर बिग बैंग का ही तो पार्ट था। तो मैटर बिल्कुल। और इसके बाद एक थ्योरी और कही जाती है, थ्योरी ऑफ सुपर क्रंच। उसका मतलब ये है कि सब बाद में एक बाद वापस क्रंच हो जाएंगे। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पर एक बार जब यूनिवर्स में फोर्स लग गया था, आप लोगों ने ये नहीं पूछा कि सर ये आगे क्यों बढ़ा रहे हो आप। यूनिवर्स ने जब एक बार फोर्स लगा दिया पार्टिकल्स, स्पेस में कोई भी पार्टिकल अपना मोशन रोकने वाला है? तो क्या ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जाता रहेगा? आज भी हमारी गैलेक्सी कांस्टेंट वेलोसिटी से। ये बात क्लियर है? डन। अब वो चीज़, बहुत सारे फिर नाटक है कि वो ऐसा बोलते हैं कि बाद में एनर्जी मास पार्टिकल खेचना शुरू, वो अलग अलग थ्योरी। फिलहाल अपन तो अभी एक्सपेंशन। तो क्या मैं अगर बोलूँ यूनिवर्स एक्सपेंडिंग है तो मानोगे? फुल एक्सपेंड कर रहा है। अब मैं एक गैलेक्सी को पकड़ के चलता हूँ। हाँ चलो, अपना गैलेक्सी, जो अपना गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे। लगभग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसमें 1 बिलियन स्टार्स हैं, एक मिल्की वे। कौन काउंट करने बैठे? एग्जैक्टली से लिख के दिया उन्होंने नंबर, वरना आप लोग पूछते सर कितने हैं। अगर इस हिसाब से मैं मानूँ तब तो मैं आकाशगंगा ही बोलूँ, क्योंकि आकाशगंगा वर्ड बहुत पुराना वर्ड है, मतलब जो हमारे स्क्रिप्चर्स में मिलता है, इसलिए मिल्की वे बहुत बाद में वर्ड ही आया है। अब ये बताओ कि मैं बाद का वर्ड इसलिए बोलूंगा क्योंकि वो लोगों ने तो बाद में जाके ये माना है कि अर्थ घूम रही है। उससे पहले तो अभी 400 साल पहले तक तो ये मान रहे थे सन घूम रहा है। भूगोल हम जानते थे। अभी इसमें तो बहुत चीज़ें बता सकता हूँ मैं, खैर फिलहाल इस पे आते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स हैं, लगभग 1 बिलियन, और ऐसे ही लगभग 1 बिलियन गैलेक्सी। अब आप लोग पूछोगे सर 1 बिलियन कैसे पता? एक नंबर दे दिया। ठीक है, काउंट करने कौन बैठा है, काउंट कर लो। आपको जो जनरली स्टार्स दिखते हैं, और वो भी एक छोटी सी फैमिली दिखती है। फिलहाल इस पे और आगे चलते हैं। तो इसमें जितने भी स्टार्स हैं, जितने भी स्टार्स हैं, वो स्टार्स इस गैलेक्सी के अराउंड घूम। ठीक है, बोलो। अब वही तो बात है ना, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हम नहीं जानते कहाँ खत्म हो रहा है, होता भी है कि नहीं। इसके लिए रेसनिक एंड हेलिडे ने एक चीज बता रखी है भाई, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स एक होता है और एक नॉन ऑब्जर्वेबल। हम लोग जहां तक ऑब्जर्व कर सकते हैं उसकी रेडिएशन उन्होंने दे रखी है, रेसनिक रेसनिक एंड हेलिडे ने। मैं उनकी बात ये मान के चलता हूँ, क्या ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स हमें पता है, नॉन ऑब्जर्वेबल मुझे पता ही नहीं है। फिर अगर और ज़्यादा डिटेल जानोगे तो फिर मैं ये बता दूंगा कि कई सारे यूनिवर्स होते हैं, ये साइकिल होती है, इनके बीच में कॉलिजन होता है, यहीं से सुपर क्रंच होता है। इतनी बातें क्यों? ठीक है, इतना मत जानो। कई यूनिवर्स होते हैं जिन्हें पैरेलल यूनिवर्स का नाम देते हो, फिर वो कंसेप्ट में आ जाओगे तो मैं उन जगह में लेके नहीं जाऊंगा, मैं उन जगह भी लेके नहीं जाऊंगा। बिल्कुल है, साइंस मानती है। लैम्डा, जो मैंने बोला था लैम्डा गलती थी, वो यही तो थी, पैरेलल यूनिवर्स के कंसेप्ट। कोई जरूरी है पूरी यूनिवर्स में एक ही जगह बिग बैंग हुआ हो? कई जगह हो सकता है, और कई जगह हो सकता है तो पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। है ना कि ये सिर्फ तुम अगर एक थ्योरी बना रहे हो, तुम भी एक साइंटिस्ट हो, थ्योरी तो बनाइए, थ्योरी तो बनाइए। नहीं, अगर मैं उस चीज को, अगर आप एक कंसेप्ट पे फॉलो करवा पाते हो, सही है। अभी बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे ऐसे होते हैं जो मैं बताऊंगा तुम लोग, बट अभी फिलहाल, जैसे कि अभी आज तक हम लोग को यही नहीं पता अर्थ बनी कैसे, हम लोग को आज तक नहीं पता, किसने बोला? तो फिर ये आयरन कहाँ से आया अर्थ पे, गोल्ड कहाँ से मिल रहा है?
सन की फैमिली से बिलोंग नहीं करता अर्थ। सन के और इसके मैटर ही अलग अलग हैं दोनों। एक साइंटिस्ट महान बादल जैसा ही आया, उसने बोला कि अच्छा मैं एक काम करता हूँ, सन से नहीं कर रहा इसका मैच ठीक। क्या हुआ, सन के अबाउट यहाँ पर एक कोई स्टार था आसपास, ऐसा कोई स्टार खत्म हो गया, एक दूसरा ब्लैक होल यहाँ से निकला, उसने अपनी ग्रेविटी से इसके टुकड़े कर दिए। ठीक है, इसके अब ग्रेविटी से टुकड़े कर दिए। ठीक है, बस ये थ्योरी चल रही है। सब सब सन के अबाउट सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं ना, और यही कंसेप्ट था हमारे यहाँ मंदिर में परिक्रमा। हाँ, मंदिरों में परिक्रमा इसीलिए तो करते हैं। आप यही चीज तो बोल रहे हो कि बड़े पार्टिकल के अबाउट छोटा पार्टिकल घूमता है, और बड़े पार्टिकल को इसके अस्तित्व की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। आप मंदिर में यही तो करते हो, आप उनके अराउंड जो घूमते हो, ये कंसेप्ट एक थ्योरी है आपके दिमाग में कि वो अब हमारे अस्तित्व की जिम्मेदारी लेगी। उसके कंसेप्ट कुछ और हैं, वो भी बताऊंगा लेकिन कभी और। फिलहाल इस पे है गैलेक्सी पे। हाँ, जुपिटर को हम लोगों ने नाम बृहस्पति या गुरु दी, क्योंकि वो अर्थ को प्रोटेक्ट कर रहा है। गुरु का काम होता है प्रोटेक्ट करना। जो इतने सारे एस्ट्रॉइड, ये अर्थ के ये तो एस्ट्रॉइड बेल्ट हमारी गैलेक्सी है, सोलर सिस्टम के, जो बाहर से बड़े बड़े पार्टिकल्स आते हैं उन सबको वो खा जाता है, तभी अर्थ प्रोटेक्टेड है, वरना अर्थ तो गया काम। चलो वापस आते हैं इस पे। किसको, जुपिटर को, क्योंकि वो गैस ही गैस है। पार्टिकल्स बेटा वहां पर एक्चुअली में क्या है कि कुछ आंधियां चल हाई स्पीड, अगर अर्थ पे एक छोटी आंधी भी चलती 120 पर आवर, छोटी बड़ी है, हाँ पेड़ वेड़ गिर जाते हैं, मास पार्टिकल्स उड़ने लग जाते हैं हवा में। ठीक है, अब सोचो वहां पर कम से कम शायद 1000 की स्पीड, हाँ, जो लगभग 432 साल से वो चल ही रहा है, 432 साल से आज तक। हाँ वो कंटिन्यू है, वहाँ पर ग्रेट रेड स्पॉट बोलते हैं। तो 432 साल से वो आंधी चली। एक्चुअली में क्या होता है कि यहाँ पर हैवीली डेंस स्टार्स हैं, बहुत ज़्यादा आसपास में स्टार्स हैं, मास पार्टिकल्स नहीं है, लगभग इक्विवेलेंट मास पार्टिकल्स। ये लोग खुद अपने एक्सिस पे, और ये ओवरऑल इस पूरे को एक बड़ा मास पार्टिकल अज्यूम करके बाकी पार्टिकल से, अब इसी अराउंड घूमने के चक्कर में हमारा सन कॉर्नर पे। ठीक है, ये भी अपने गैलेक्सी कवर करता है, और ये मैं कई बार बता चुका हूँ आप लोगों को, कवर कितने दिन करता है, 1 कॉस्मिक ईयर में। ये टर्म अब आप लोग याद रखना, कॉस्मिक ईयर, 1 कॉस्मिक ईयर पहले होता क्या है और कितनी होती है। मैं बता चुका हूँ सन कितने दिन में करता है, मात्र 25 करोड़ साल। एग्जैक्टली क्या, हाँ हाँ हाँ, एक्चुअली मैं इसको एक बार गूगल कर लेना। ठीक है, बट मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, मात्र 25 करोड़ साल होता है। तो GMM पर आर स्क्वायर से नहीं करते कैलकुलेट, केपलर्स लॉ। इसका मास क्यों नहीं पता, सबका मास पता है अपन को, कैसी बैकी बैकी से बातें कर रहे हो। अभी सबके मास कैलकुलेट करवाऊंगा तुमसे ही, तुम चिंता मत करो, मैं बताऊंगा ना, तो चिंता कर रहे हो, मैं बताऊंगा। चल ब्लैक होल बच्चे वहाँ पर है, आप ये सोचो ना, लाइट को 84 लाख साल डिस्टेंस है, एग्जैक्टली लगभग इतना। ये भी एक चीज़ है, इस पे बात करेंगे, थॉट पे बात करेंगे। ठीक है, लेकिन आज मैं ग्रेविटेशन पे बात कर लेता हूँ थोड़ा। ठीक है, ये चीज समझ आ गई कि गैलेक्सी के अबाउट घूम रहे हैं। अच्छा, इसके बाद आप लोगों ने न्यूटन की कही हुई बात पे मानी थी, और न्यूटन ने क्या कहा था, भाई ये सन है। मैं थोड़ा सा ये कंसेप्ट आज इसलिए बता रहा हूँ कि ग्रेविटेशन करते वक्त आपने बोला था कि अबाउट सन, ठीक है, अर्थ जो होती है, लेकिन रियलिटी में क्या होता है, ये इलिप्टिकल पाथ में घूम, सन एक फोकस पे प्रेजेंट होता है, मेजर फोकाई पे। ठीक है,
अब तो आप लोग सब लोग जानते हो क्या होता है इलिप्स वेव। तो मेजर फोकस पे प्रेजेंट और अर्थ एक्सिस पे, ठीक है क्या, मेजर फोकस बेटा एक्सिस पे नहीं हो सकता। मैंने ये कहा माइनर एक्सिस, ये तो किसी एक पे होता है ना, ये तो कह रहा दो सन कहाँ है अपने पास। डन, दो सन होते तो बदल जाता, बट ठीक है वो इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग जाता है। हाँ हाँ, ये बेचारा ऐसे ऐसे पता नहीं अजीब अजीब पैदल घूम रहा है, अभी इसकी ग्रेविटी में। अच्छा, ये बात समझ में आ गई, इलिप्टिकल पाथ पे होता है। अब आगे की बातें और सन के सबसे नियरेस्ट प्लेनेट कौन कर रहा है, सन के सबसे अच्छा ये कहानी समझ आ गई, बिग बैंग। कोई डाउट है किसी का, पक्का? तो अभी इससे रिलेटेड चलो वापस इस पर। इसके बाद अपन बात करते हैं सन के सबसे नियरेस्ट प्लेनेट कौन सा है। बालकों इधर ध्यान दो, क्या मर्क्यूरी के पास मून, एक्चुअली में इसके पास कभी गरीब के पास मून हुआ करता था, सन खा गया। कैसे पता चला सन, हमने देखा खाते हुए, देखा खाते हुए, कैसे पता चला? तो फिर हमें पता कैसे चला, यही तो एक्चुअली में साइंटिफिक मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि साइंटिफिक चीज कैसे ऑब्जर्व किया होगा कि इसके पास कभी सन हुआ चलो मैं इसमें सबके ओपिनियंस लेता हूँ, किसी का कोई ओपिनियन कि कैसे पता चला मुझे इसका मून खा गया, मैं सबसे पूछूंगा, है कोई ओपिनियन? मतलब आज से 10-15 साल पहले ही हुआ होगा इसका मतलब। चलो बाद में बात, कोई ओपिनियन? तो मुझे पता है, मैं भी कह रहा हूँ, बट कैसे ऑब्जर्व किया हमने ये चीज? और कोई इधर नहीं? दो बातें, एक बात मैं सॉरी वहां पर बताना भूल, स्पेस में कोई भी पार्टिकल मेरी तरफ आ रहा है या मुझसे दूर जा रहा है, हमें कैसे, वो बगल में नहीं है, वो कई लाइट ईयर्स, लाखों लाइट ईयर्स दूर है पार्टिकल। हाँ कैसे कैसे कैसे, एक मिनट चुप हो जा। सोचो लाखों लाइट ईयर दूर है, तो मैं आज लाइट भेजूंगा वहां पर तो 2 लाख साल बाद वापस, 2 लाख साल बाद वापस आएगी ना वेव्स को भेजा तो। एक्चुअली में वहां से आने वाली जो लाइट पार्टिकल, उन पार्टिकल्स का हम स्पेक्ट्रम, और स्पेक्ट्रम दो टाइप के हो सकते हैं। अब उस स्पेक्ट्रम में हो सकता है, एक बोलते हैं रेड शिफ्ट, एक अगर वो रेड कलर में आ रहा है तो पास आ रहा है। ब्लू शिफ्ट मतलब वो, मतलब पता है ना, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम पढ़ा था, सबसे ऊपर रेड, सबसे दूर ब्लू, तो ब्लू शिफ्ट है या रेड शिफ्ट, इसके अकॉर्डिंग पता करते हैं। चलो इस पे वापस आते हैं। क्वेश्चन को समझने से पहले मुझे अब 1 मिनट के लिए सोच के बताओ, जरूर सोचना आप तो, अगर मैं सडनली गायब कर दूं अर्थ पे, क्या और रात नहीं होगी? तो वैसे भी नहीं होगा, क्या अबाउट। अच्छा मान लो अगर अर्थ के पास कभी
वेरी गुड। एक्चुअली में क्या होता है कि अगर अर्थ के पास कभी मून नहीं रहा होता तो अर्थ सिर्फ सन के अबाउट ऐसे घूम अपने सिर्फ इस तरीके से जैसे आज मून आपने नोटिस, इसलिए डार्क साइड ऑफ मून बोला जाता है क्योंकि वो हमें कभी दिखता ही नहीं है। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि उसके पास कोई तो उसको रोटेट कर, यानी कि एक बात तो समझ में आ गई क्या कर रहे होंगे। ठीक है? अब एक्सिस पे रोटेशन इनका तभी हो सकता था जब इनके पास मून रहा हो कभी ना कभी। ठीक है? चला गया। अब आप बोलोगे ठीक है, इसलिए वो आज तक तो हमें इस चीज़ का ऑब्जर्व हुआ करता था। समझ गए? ओवरकम करने के लिए, क्योंकि ग्रेविटेशन का लॉ क्या कहता है, दोनों पे फोर्स लगता है। जिस फोर्स से मून अर्थ को खींच रही है, अर्थ भी तो मून को खींच रहा है। दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होता है, तो अर्थ को भी तो ओवरकम करना। ठीक है? समझ गए इस कहानी को? और 200, 200 नहीं है। सबसे ज्यादा वैसे अपन बोलते हैं ऑफिशियली, सबसे ज्यादा बोलते हैं सैटर्न के पास है ऑफिशियली। बट अनऑफिशियल की बात करते तो क्योंकि उसके ज्यादातर मून को हम लोग क्या अभी बात करते हैं, अजीब तरीके से दो घूमते हैं, ये भी घूमता है। टॉर्क क्यों लगा? टॉर्क लगा, बताओ इसके ऊपर एक फोर्स पर एम इधर पर अपन और इधर लग रहा है मास ऑफ अर्थ। लेकिन ये इस पे भी तो लग रहा है, ये तो किसी अर्थ पे भी तो लग रहा है इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। अब अर्थ क्या करेगा? अर्थ चल जाएगा उसके पास। ये किसने कहा कि मास ज्यादा होगा तो फोर्स काम नहीं करेगा? पड़ा यहाँ पर नहीं, नाइन्थ में ये था भी नहीं, ये तो मैं आप लोगों से बिल्कुल लगेगा। आप ये कह रहे हो इसको टॉर्क कैसे मिलेगा? पर वो टॉर्क मिली वहाँ पर कंसेप्ट, ये एक्चुअली मैं आई ओमेगा स्क्वायर वाली चीज़ पढ़ाऊंगा आगे जाकर। एक रोटेशन की वजह से इस पर एक फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स तो आपने ये भी कहा कि इसका पास मास लग रहा है ना स्पेस में, इसका इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होगा तभी तो अपोजिट फोर्स है कहाँ? आपने यही तो पढ़ा था स्पेस में। अच्छा एक बात बताओ, स्पेस में ये है, स्पेस में एक मास पार्टिकल है, मान लिया 3000 kg, 1 न्यूटन पुल करेगा, लग रहा है। इसको ओवरकम करने के लिए रोटेशन है, इसी फोर्स को जो अपोजिंग फोर्स करने के लिए रोटेशन। अगर सोचो ये वाला फोर्स जो मैं बोल रहा हूँ रोटेशन की, ये नहीं होता तो मैं ये पार्टिकल जो यहाँ पर ड्रॉप कर दूँ ना पेन, इसकी वजह से अर्थ ऊपर आ जाएगी। ये नहीं होता तो अर्थ ऊपर आ जाती। दोनों तो लगा रहे एक दूसरे फोर्स, अर्थ इसको खींच रही है तो अर्थ भी तो इसको खींच रहा है, दोनों पे फोर्स है। ये भी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ ही तो है, कि हमेशा क्यों लगाते थे एमजी सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ, अलोंग इस अलोंग लाइन ही तो है। ज़्यादा जानो बता देता हूँ, ये इलिप्टिकल पाथ जो कवर कर, ये एक एक्सेलरेशन लग रहा होता है इस सर्कुलर मोशन,
कर रहा है ये, एक इलिप्टिकल पाथ की वजह से इस पर टॉर्क आता है, और एक्चुअली में उस टॉर्क की वजह से इलिप्टिकल पाथ पे जाता है ये, ठीक है ना। इससे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं लिख, इलिप्टिकल बना ही इसलिए रहा है ना, ये एग्जैक्टली 90 डिग्री पर जा ही नहीं सकता, वो सर्कुलर पाथ हो जाता फिर तो ये अपना एक एंगल चेंज करता है यहाँ पे। और यही बात मैंने कभी आप लोगों को बोली भी थी कि एक आदमी नॉर्थ पोल से साउथ पोल डायरेक्ट जंप, यही था वो सर्कुलर पाथ पे कूदते तो एग्जैक्ट 90, ठीक है। देन ये बात समझ आई, तो मून आइस के पास ये भी समझ में आ गया, ठीक। अगला मर्क्यूरी के पास, वीनस के पास भी मून था, वो भी सन खा गया। एक्चुअली में मून का मास कम था, इसका मास ज़्यादा, और इसका सेंट मतलब रोटेशन एंगल जो था वो ज़्यादा था। इनफैक्ट आपको पता है हमारे मून पे भी इसकी नज़र है, हमारे मून पे अर्थ से ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स सन का लगता है, लेकिन डिस्टेंस इतनी ज़्यादा है कि हमारे मून को खा नहीं पा रहा। मर्क्यूरी खा पाएगा, मास पार्टिकल ज़्यादा होने की वजह से, वो mv²/r भी तो कर रहा है ना उसके अराउंड, सन के अराउंड, अपोजिट फोर्स हो जाता है, तो वहाँ पर मार्स को तो नहीं इसको नहीं खा पा रहा है, ठीक है। इसके बाद अर्थ के बाद एक और प्लेनेट है, चलो ये हो गया मर्क्यूरी, वीनस, फिर अर्थ, फिर अर्थ के पास एक मून है, क्या मून है, इसके बाद मार्स पे चलते हैं, मार्स के पास मून, दो मून है इसके पास, नाम पता है वैसे, फोबोस एंड डिमोस, डिमोस डिवोर्स नहीं, डिमोस, फोबोस एंड डिमोस, इसके मार्स का नाम है, मार्स के मून का नाम है, एक्चुअली में नेचुरल सैटेलाइट का नाम मून है, हमारे मून का नाम मून ही। इसके बाद क्या है, अच्छा ये क्या, इसको इन प्लैनेट्स को क्या बोलते हैं, हाँ ये बोलते हैं इनर प्लैनेट्स, रॉकी प्लैनेट, इनर प्लैनेट, ठीक है। ये सारे इनर प्लैनेट है, इसके बाद क्या होता है, नहीं, इसके बाद पूरा एस्टेरॉइड बेल्ट है, एस्टेरॉइड बेल्ट है, और यही एस्टेरॉइड अर्थ पे आके गिरे, कैसे गिरते हैं, यहाँ से निकलता है, अपनी ग्रेविटी से इनको खींच के खुद निकल जाता है और अर्थ पे आके पड़ जाता है, ये यहाँ से निकलता है, अपनी ग्रेविटी से इन एस्टेरॉइड्स को अट्रैक्ट करता है, खुद तो आगे निकल जाता है, एस्टेरॉइड आगे पड़ जाता है, हाँ वही। और सबसे ज्यादा ये किस पे गिरे हुए हैं, फिलहाल हमें दिखता है, हमको इससे बचाता कौन है एस्टेरॉइड से, हमारा ये, अरे नहीं क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट, मतलब ये एटमोसफेयर, ये बचाता है हमें, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस की वजह से हवा में चल 90%, 5%, ठीक है। कुछ एक जो बहुत बड़े साइज के होते हैं, जैसे एवरेस्ट के साइज का कोई आके तो डायनासोर खत्म कर देता है, ठीक है, तो बहुत, वो फिर डायनासोर खत्म कर देता, एवरेस्ट के साइज का कोई एस्ट्रॉइड आ गया तो वो पूरा जल नहीं पाता ना उसमें, अरे वो जो एयर से जलेगा, इनकी स्पीड कई 1000 किलोमीटर पर सेकंड होती है, अर्थ में एंटर करते हैं, एयर रेजिस्टेंस की वजह से हवा में सारे मेल्ट हो जाते हैं, मतलब भाप बन जाते हैं, इतना ज़्यादा टेम्परेचर, लेकिन अब इतना बड़ा साइज आएगा तो धीरे धीरे इतना ही तो हो पाएगा, बाकी तो आके अर्थ पे गिरेगा, और जब अर्थ पे कॉलिजन होता है तब कुछ और होता है। खैर चलो अभी आगे की बात करते हैं, हाँ तो डायनासोर उसी से मरे थे, हाँ तो डायनासोर खत्म उसी से हुए थे, हाँ ठीक है। इसके बाद इनर प्लेनेट के बाद, अच्छा बस बस, हाँ कोई मैटर नहीं यहाँ पर, फिलहाल इस मैटर की बात करते हैं, चलो। तो यहाँ पर अब इसके बाद इन्हें बोलते हैं अपन, इस बाद आते हैं लार्जर प्लेनेट, सबसे पहला जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर जो इधर से सेकंड नंबर का है और उधर से सेकंड नंबर का है, दो नंबर ही काम करते हैं, मतलब कि बाकी सब शांति से ऐसे घूम रहे हैं, तो ये उल्टा घूमता है, ठीक है, बाकी सब ऐसे घूम रहे हैं, बाकी सब ऐसे घूम रहे हैं, फर्स्ट नंबर और सेकंड लास्ट नंबर, तो सॉरी, इधर से सेकंड और उधर से सेकंड, ये दोनों उल्टा घूम रहे हो, हाँ इधर से सेकंड और उधर से सेकंड, इसे तो दो नंबरी, दो नंबरी, दो नंबर के काम कर रहे हो,
याद रखने के लिए ऐसे ही है, अब आप कभी नहीं भूलोगे। वो दिमाग दौड़ा रहे हो, फिर मैं वो इलिप्टिकल मोशन बताना नहीं चाहता। यहाँ पर फोर्स टॉर्क क्यों आ रहा है, इलिप्टिकल मोशन की वजह से आ रहा है। ये जो आपका क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन था केपलर का, इसीलिए तो उसने बताया कि वो सर्कुलर पाथ में घूम ही नहीं सकते। सर्कुलर पाथ में घूमेंगे तो अपने एक्सिस पे रोटेट कैसे करेगा। यहाँ से एक टॉर्क जनरेट करता है इसको घुमाने के लिए इलिप्टिकल पाथ में, तभी जाता है वो। ठीक है, कंटिन्यूस टॉर्क जनरेट कर रहा होता है। ठीक। अच्छा, इसके बाद सैटर्न के अराउंड आप लोगों ने देखा है, हाँ है जो एक रिंग है, एक रिंग, अरे एस्ट्रॉइड बेल्ट में रिंग है। ये रिंग कहाँ से आई, क्या है ये रिंग। इसका मून है जो इसके आसपास गिरने लगे, जैसे अर्थ के अराउंड भी अगर अर्थ के पास इसका मून गिरने लगे तो ग्रेविटी की वजह से लास्ट में उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हो जाएंगे जो अर्थ के अराउंड घूमने के अराउंड जो है। मतलब रोज गिरते हैं एस्ट्रॉइड, कोई बड़ी बात नहीं है, खेल खत्म है। बेटा हमारे हमारे पुतले बन जाएंगे। पुतले कैसे बन जाएंगे, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, और जनरली जो सैंड होती है ना वहाँ पर अगर मिट्टी पैके गिरती है तो मिट्टी कांच में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से ऐसा होता है। तो हम लोग या तो मान के चलो वेपराइज ही हो जाएंगे, ठीक है, या फिर हमारे फॉसिल्स वगैरह नहीं मिलेंगे। हाँ, अब अगर मान लो बच्चे नेचुरल एक्ट में कोई, अरे ना के बराबर, वो तो ऐसे ही दे देती है कि हाँ ठीक है इकोनॉमी बूस्ट होती रहे। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो कि डायनासोर के टाइम पे जब था ना, तब हुआ क्या था। एक्चुअली में जब एस्ट्रॉइड रास्ते में था ना, ज़्यादा थी, अर्थ से मास पार्टिकल्स ऊपर, ठीक है, अर्थ से मास पार्टिकल्स ऊपर उठने लग गए। जैसे ही वो अर्थ से कोलाइड हुई, मोमेंटम याद करो, बेडशीट पे अगर जोर से हम थपकी मारते हैं डस्ट बाहर आती है, अर्थ के साथ भी वही होगा। अर्थ के बाहर इतनी ज़्यादा डस्ट के बादल बन गए कि ऑक्सीजन ले पाना किसी पॉसिबल ही था, वो 2-3 हज़ार सालों तक वैसे डस्ट के बादल रहे। आगे की कहानी और समझो, ज़्यादा टेम्परेचर से वो गिरा था कि अर्थ का टेम्परेचर, सारे वाटर मॉलिक्यूल हो गए। डायनासोर आपको पता होगा, कुछ चलने वाले थे, कुछ उड़ने वाले मर गए। इतनी तेज डस्ट पार्टिकल्स और स्टोन्स ऊपर उड़े ना उनके, वो उड़ने वाले भी मर गए। वैसे खाना ही नहीं मिलता ना, क्योंकि सारे पेड़ वगैरह और सब चीज़ उखड़ गई ना, उसके पास खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। रेप्टाइल्स बच गए थे, और उनमें डायनासोर के टाइम के कुछ ही जानवर जो आज भी हैं, जैसे कि एक तो इंडिया में अपने वो वाला एलिगेटर देखा होगा ना, वो जिसका मुंह अजीब सा होता है, कॉमोडो ड्रैगन भी उसी टाइम का है। और वो जो अजीब सा वो होता है ना यार, हाँ एलिगेटर, इंडिया में मिलता है वो, नहीं नहीं इंडिया में मिलता है, एलिगेटर है वो, उसके मुंह पे अजीब सा होता है, पता नहीं मेंढक जैसा बना होता है, ऐसा अजीब सा, ऐसा ऐसा अजीब सा बना होता है उसका मुंह। हाँ वो एलिगेटर, हाँ ये उसका मुंह ऐसा होता है। हाँ घड़ियाल, घड़ियाल वही वही वही, हाँ वो घड़ियाल इंडिया में मिलता है ना गंगा रिवर में। हाँ, तो ये डायनासोर के टाइम के हैं ये डायनासोर के टाइम के हैं। हाँ, ये डायनासोर के टाइम की फैमिली जो आज तक सरवाइव कर गई। ठीक है, क्या, वो तो बेटा जिधर गिरा होता उधर ना, ये तो अमेरिका की साइड गिरा था ना एक्चुअली, वहीं पे तो जहां पर गिरते हैं वहां पर क्रेटर झील बन जाती है, क्रेटर। इंडिया में भी एक क्रेटर महाराष्ट्र में, इंडिया में एक क्रेटर लीक है, क्रेटर लेक है।
लैब। तो ये सारी कहानी मैंने इसलिए आज आपको अपन को नेक्स्ट ग्रेविटेशन पढ़ते वक्त ये चीज़ें पता रहे, इलिप्टिकल पाथ में घूमता है और ऐसा ये सब चीज़ें है ना। अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। न्यूटन का फॉर्मूला सबको पता है, न्यूटन का G(m)(1)(m)(2)/r², ये अभी लिखा, लिख दूँ वापस? नहीं, मैं लिख ही देता हूँ, बाद में बुरा मान जाओगे। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस m1 m2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r²। कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। हर्षा, इसमें पीछे नहीं बटा था ये हाजमोला, हाजमोला बेटा आ गया, आ गया, आ गया, दोस्त ने दगा दिया। अच्छा मैं भी आता हूँ तो ये सारे मिलके मारपीट करते हैं, आ जाओ मैं भी, मैं टोपा नीचे कर लूँ। सच बताऊं, मेरे हॉस्टल में हुआ था एक बार यही, बर्थडे था मेरा, मैं बर्थडे पे बहुत मारा हुआ है लोगों को। तो वैसे मैं कभी बर्थडे में वैसे हाथ आया नहीं था, उस बार किस्मत से हाथ आ गया। तो उन लोगों ने नहीं डाल दी बेडशीट ऊपर, चालू हुए, चालू है, मैं चारों तरफ ऐसे हाथ फैला फैला के मारना चालू कर दिया, देखते अब कौन आता है। तो बस वो सारे साइड हो गए फिर। बहुत मतलब आपको रियल में अगर जैसे कभी आप सब में, मतलब मैं सबकी बात अलग अलग तरीके से, बॉयज़ की बात करूँ तो बॉयज़ हॉस्टल में आपको रहने में बहुत मज़ा आएगा। ज़िंदगी में आपको जीते जी नर्क देखने को मिलेगा। क्या होता है बेस्ट, मतलब बैठे बैठे हम लोग के बीच में बातें क्या होती थी कि अजीब अजीब चीज़ें आप सोच भी नहीं सकते। नहीं, सोचो आप आईक्यू लेवल देखो, हम लोग थर्ड ईयर में है, थर्ड ईयर में एक दोस्त को मारा, वो बेड पे गिरा और फिर बोलता मेरे को मारा, ऐसा पैर हिला के बोलता अब तूफान आएगा। मतलब इस आईक्यू लेवल पे जी रहे थे हम लोग। बाकी की चीजें और बताऊंगा, गर्ल्स हॉस्टल का बेटा मेरे को आइडिया नहीं, ठीक है। बॉयज हॉस्टल की कुछ चीजें बहुत गजब होती है, जैसे आप जाकर अपने दोस्तों में अपनी टीम बढ़ जाती है, अपने दोस्तों में जाके बोल दो लड़ाई हो गई, कोई नहीं पूछेगा किससे हुई है नहीं हुई है, जाके पीट पाट के आ जाएंगे। हाँ, बस हो गई लड़ाई, बस हो गई, ठीक है। बाद में पता चलेगा कि हाँ वो भी अपना ही दोस्त था, पिट गया पिट गया पिट गया, लड़ाई हुई हुई है देखेंगे। हंस लो पहले, हंस लो, हंस लो। बेटा समृद्धि, बचपन में जैसे स्कूलों में होता था, कभी बच्चों को बोलते थे जो ऐसा, कभी कोशिश किया आपने, कभी कोशिश की, सुनाया भी आपने जोक? नहीं नहीं, अभी नहीं, जोक सुनाना एक आर्ट होता है। आप ही जोक सुना रहे हो और आप ही हंस रहे हो, फिर कैसा जोक हुआ? नहीं, मेरे पास ऐसी बहुत सारी मेमोरीज है जिनको अगर मैं अभी बताने लग जाऊँ तो, चलो एक क्वेश्चन करते हैं आसान सा, ठीक है।
ये सारे एक लगभग स्फीयर जैसे हैं, सबका मास, सबके सेंटर्स का जो डिस्टेंस, समझ लो पहले ओरल क्वेश्चन, सबके सेंटर का डिस्टेंस है क्या क्या मैं बता देता हूँ। प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज नहीं, सबका डिस्टेंस भी सेम। आपसे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, सबसे पहले कि इन चारों में से ए बी सी डी इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा अलग है। ए के साथ कितने लोग हैं, बी के साथ, सी के साथ, डी के साथ, ई के साथ। चलो मैं दूँ आंसर, क्यों, वो भी अपोजिट थे, नहीं मास सेम, हाँ सबके मास सेम है, सबके मास सेम है, सबके मास सेम नहीं होगा। अब रीजन समझो क्यों, रीजन समझो क्यों। यहाँ पर सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दिया था, यहाँ पर मैंने क्या बोला कि चार्ज कहीं पर है। अब देखो इन चार्ज के बीच में पहले से खुद अट्रैक्शन फोर्स की वजह से पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, नेगेटिव इधर की तरफ, मतलब कि सेंटर ऑफ मास पास में आ गया। याद रखना ये आर हमेशा क्या होता है, डिस्टेंस का सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ये मैंने इस डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मासेस, इस वजह से इस केस में क्या होगा, सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल, सबसे कम किस पे लगेगा, दोनों पे, क्योंकि इसमें क्या होगा, अपोज हो जाएंगे सेंटर ऑफ मास थोड़े से, ठीक है। आर हमेशा डिस्टेंस ऑफ मास, ठीक है। और छोटे छोटे से लिख लो, क्योंकि कंसेप्ट की तरह। एक दूसरा छोटा सा क्वेश्चन और, क्वेश्चन है मेरा, एफ इज प्रोपोर्शनल आर टू द, ऑप्शन दो, ऑप्शन दो, ए n is equal to -2, b n is equal to 1, equal to 2, n equal to, और एप्पल n तक ऑप्शन। ए के साथ कितने लोग हैं, आर के किस पावर के प्रोपोर्शनल है, मैंने यही पूछा, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एन ग्रेविटेशनल, ठीक है। तो आर कितना होगा, ए के साथ कितने लोग हैं, बी के साथ, सी, सी के साथ हो कोई, डी, डी के साथ कोई नहीं है, ई, ई के साथ भी कोई नहीं है, मतलब मोस्टली पीपल्स ए के साथ है। मैंने ये पूछा कि रेडियस के किस पावर के ग्रेविटेशनल, डी, दे दूं मैं आंसर, दे दूं आंसर, ये क्या हो गया सर, कैसे करूं मैं, ये हटा दो ना फर्स्ट वाला, बेटा मास खुद रेडियस के पावर 3 के प्रोपोर्शनल, मास डेंसिटी वॉल्यूम, ठीक है, मास भी तो रेडियस के प्रोपोर्शनल है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो पावर 6 ऊपर हो गई और 3 2 हो गई, क्योंकि बच्चे जितना ज़्यादा रेडियस बढ़ेगा मास, कि आप इसको क्या लिख सकते हो, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास को, ग्रेविटेशन में अपन को हमेशा पार्टिकल की डेंसिटी
आपने स्पेस में आज तक कोई प्लेनेट देखा है जो स्फेरिकल शेप में ना हो? मैंने इसका रीजन बताया था, सारे स्फेरिकल ही होते हैं। हाँ, मिनिमम एरिया में मैक्सिमम वॉल्यूम हमें चाहिए होता है, मैक्सिमम। तो मैं क्या बता रहा था, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हटा देता हूँ, डेंसिटी ऑफ 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ऐसे दूसरे के लिए निकालोगे, डेंसिटी ऑफ 2 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। ये सब तो कांस्टेंट ही है, हटा दो। एफ इज प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर 6 अपॉन आर टू द पावर। डन। और कुछ वैसे छोटे छोटे क्वेश्चन? चलो एक आसान सा क्वेश्चन और। अच्छा, एक दो चीज़ें और याद रखना, रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है, और दूसरी डायमीटर ऑफ अर्थ में कितना वेरिएशन पोल्स पे। तो डायमीटर की बात करूं या रेडियस? रेडियस में बता दूं 21 वेरिएशन ऑफ 21 किलोमीटर। एक्चुअली में अर्थ जो है ऊपर से पोल्स पे थोड़ी चपटी है, एक्चुअली में, और इक्वेटर 21 किलोमीटर। तो अपन ने बात की है। ठीक है। याद मत रखना, अर्थ का मास होता है बच्चों 5.97 पावर 24। इसको एग्जैक्टली अगर याद रखना 6 × 10⁻24 ले लेना है ना, 6 × 10⁻24 मान लेते। तो कैन यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी एक्सेलरेशन ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस? इक्वेटर पे निकालनी है आप। ये हटा दो ना, ये रखनी है सारी कहानी। ये सबसे आसान क्वेश्चन किया और 9th क्लास का क्वेश्चन। स्मॉल जी की बताऊं कैसे करोगे, हिंट दे दूं थोड़ा सा। देखो, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, जी इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, अगर अर्थ सरफेस पे है तो। और एफ को क्या रख सकते हैं अपन, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू जी रख सकते हैं, जी मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। मास ऑफ ऑब्जेक्ट से मास ऑफ ऑब्जेक्ट, इसीलिए बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट कट गया ना मास से। इक्वल टू क्या है मेरे पास, ऑफ अर्थ पर पोटल 6.7 10 to the power -11 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 64 10 to the power 6 हो जाएगा, 10 to the power 5 होगा का स्क्वायर। मेरा इसका आंसर आ गया, फटाफट तुम लोग जल्दी जल्दी करो सॉल्व। हाँ, ये 9th में है, और आप लोगों के अगर सिलेबस कट गया होगा तो डेप्थ और हाइट वाला कटा था ना सिलेबस। अच्छा, अर्थ के नीचे जाएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और ऊपर गए तो, चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, कम होगा।
अर्थ सरफेस पे सबसे ज़्यादा होता है, क्या ऊपर जो सेंटर पे, मतलब जी की वैल्यू जो अगर मैं हाइट की वजह से, तो स्मॉल जी की वैल्यू, तो आप नीचे मास ऊपर का मास अवॉइड अवॉइड करना पड़ता है। फिर अर्थ के नीचे जाओगे ना, अगर मान लो इस हाइट पे चले, के ऊपर का मास आपके लिए किस मास पार्टिकल के अंदर का मास, ठीक है। खैर वो तो अपन अपना टॉपिक ही अपन पढ़ेंगे। अभी तक के कंसेप्ट क्लियर है? ये सॉल्व किया? अरे सॉल्व भी नहीं करे, ये कैलकुलेशन करनी है। अभी करो तुम लोग कैलकुलेशन से। कैलकुलेशन से अगर भागोगे तो फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल में अभी 12th में पता चलेगा कैलकुलेशन क्या होती है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और वो पढ़ोगे ना जब, केमिकल काइनेटिक्स। यही तो बात है बेटा, जब तब आता है तब देखा नहीं जाता। अभी तो बोल देते हैं तब की तब देखेंगे। आ गया आंसर? मोबाइल कैलकुलेटर कितना यूज़ किया? 9.8 आ रहा है अप्रॉक्स। अच्छा, अर्थ पे एक्चुअली में ग्रेविटी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट, आप लोगों के सिलेबस ग्रेविटेशन की वैल्यू कैलकुलेट करवाते हैं? कल पेंडुलम नहीं करवाया? वैल्यू कैल, तो उसमें जी की वैल्यू तो कैल, मैं फॉर्मूला लेता हूँ ना, 2 पाई रूट L/G। बाई जी में रखकर अपन टाइम पीरियड टी निकाल लिया अपन, एवरेज एवरेज निकाला होगा आपने, एल मिल गया अपन को सारी वैल्यूज। तो एक्चुअली में आप लोग उससे सेल्फ सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू 9.7, अगर एग्जैक्टली सही, बाकी एरर तो करते ही है। हो गया, चैपलर की बात करें। हाजमोला, फिर से आवाज आ रही है? पढ़ रहे थे? अरे मेरी नजर ही तुम्हारे पास थी। तो 9th क्लास वाला बच्चों पोर्शन लगभग अपन ने ये वाला खत्म, सिलेबस कटने के बाद। एक दो चीज़ें और थी कि जी वैल्यू क्या होती है, जी ऑन आर स्क्वायर, वो अपन ने ऑल जी आई, ऑल भी था और वो भी था ऐसे तो, फ्लूइड मैकेनिक्स, आर्किमिडीज। आर्किमिडीज नहीं कटा था, बायोन्सी कट गया था आप लोगों को। तो जो आप लोगों के सिलेबस कटा था आज तक कटा हुआ है, मैं तो पढ़ा दिया। सिलेबस कटा हुआ मानता ही नहीं, मैं सब पढ़ा देता हूँ, स्कूल वाले नहीं मानते। तो आपके स्कूल में एक बच्चा जाता है, उन लोगों को 9th क्लास में W = FD cos थीटा पढ़ा दिया।
कॉस थीटा उनको नहीं पता, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा पढ़ा दिया। मैंने कहा ना कि बताना वो टीचर पे डिपेंड करता है। अब मुझे लगेगा कि आप लोग झेल सकते तो ही बताऊंगा ना, तो बताऊंगा। तो कॉस थीटा पढ़ाना नीचे। अपन को उतना करना ही नहीं, एनसीईआरटी खुद ही देता अगर उसकी जरूरत। जैसे हम लोगों ने तो 9th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, ओके ठीक। हाँ 9th में दोनों क्लास में थे। आपको पता है पहले आरबीएससी 2011 से पहले इतनी अच्छी बुक्स हुआ करती थी इसकी, मतलब 11th और 12th मिलाकर मैथ्स के 8 बुक आरबीएससी में, राजस्थान बोर्ड में पहले। और सिलेबस बहुत अच्छा था राजस्थान बोर्ड। अब तो 3rd क्लास, अब तो पासिंग मार्क्स। इंग्लिश मीडियम होता है आरबीएससी, मैंने इंग्लिश मीडियम से किया है। अब तो लगभग आरबीएससी खत्म है, अब आरबीएससी बेकार, अब सीबीएसई ज़्यादा अच्छा है। आईसीएसई तो बढ़िया है, कोई हेडेक नहीं कुछ।